नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हमारे विषय विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 6 की हम बात करेंगे। कक्षा 9 की इस विषय विज्ञान में आपने अभी तक 1 से 5 अध्याय के बारे में अच्छे से आपने समझ लिया है। 1 से 4 जो रसायन विज्ञान से संबंधित जो आपके अध्याय थे उसे आपने अच्छे से समझ लिया, नोट कर लिए नोट्स को, और वीडियो के माध्यम से आपने उसको समझने का प्रयास किया होगा। पाठ 5 जो है आपके जीव विज्ञान से संबंधित पाठ था, जिसे आपने देख लिया। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका से संबंधित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को, कोशिका की संरचना को और कोशिका में उपस्थित कोशिकाओं को अच्छे से समझा है। आज हमारा जो ये अध्याय 6 जो चैप्टर है उसका नाम है उत्तक यानी कि टिश्यू। उत्तक किसे कहते हैं? अभी तक आपने कोशिका के बारे में अच्छे से समझा, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तक की। तो पहले तो एक सिंपल सी बात है, जिससे मैं आपको यहाँ बताऊंगा। शरीर के अंदर अच्छे से समझें आप लोग उत्तक क्या होते हैं। शरीर के अंदर अब यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में एक निश्चित कार्य, यानी कि शरीर के अंदर देख रहे हैं कोशिका जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। तो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य निश्चित स्थान पर, यानी कि हमारे शरीर में देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं, और ये तंत्र मिलकर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुचारू करते हैं। इस तंत्र में जिस तंत्र से जुड़ा हुआ कार्य को एक तंत्र वही कार्य करता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह, कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है, उत्तक कहते हैं। अब शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे हम उत्तक कहते हैं। अगर इसे शॉर्ट रूप में देखें हम लोग, तो शरीर में समान संरचना एवं समान कार्य को करने वाली कोशिका समूह को उत्तक कहते हैं। बहुत इजी है। समान संरचना एवं समान कार्य को करने वाली कोशिका समूह को उत्तक कहते हैं, या निश्चित कार्य निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है, उत्तक कहते हैं। बहुत ही इजी आपकी डेफिनेशन है, क्योंकि इससे पूर्व हमारे शरीर के बारे में आपने कोशिका, कोशिका से कोशिका समूह, उत्तक, अंग, अंग तंत्र, इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा शरीर जो है जटिलताओं को घेरे लेता है। तो यहाँ पर उत्तक आपकी सिंपल सी परिभाषा होगी। अब यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्या पौधे और जंतु दोनों सजीव हैं? आपने अच्छे से देखा है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? यानी कि अब आपके बुक के अंदर जो है ये प्रश्न दे रखा है, ये विषय दे टॉपिक दे रखा है, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? तो आपका उत्तर होगा दोनों में अंतर होता है। यानी कि पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक अलग अलग होते हैं, एक प्रकार के उत्तक नहीं होते, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो एक स्थान पर स्थिर होते हैं। इनमें पाए जाने वाली कोशिकाएं कुछ व्रत होती हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं वो पौधे को सहारा देने वाली होती हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, पौधों की बात हो रही है, क्योंकि दोनों में अंतर होता है, दोनों में अलग अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। बात करेंगे जंतु में, क्योंकि जंतु भोजन, आवास और आश्रय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। साथ में इनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं जीवित होती हैं, और ये ऊर्जा का अधिक उपयोग करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ छोटे से अंतर के रूप में मैंने आपको बताया है कि पौधे और जंतु में एक ही तरह के उत्तक नहीं पाए जाते हैं, दोनों में अंतर होता है। तो अंतर का प्रमुख आधार क्या है, जो यहाँ पर एक छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पादप उत्तकों की, यानी कि सबसे
सबसे पहले हम पादप के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। इसके बाद हम जंतु ऊतकों की बात करेंगे। तो पादप ऊतकों की बात करेंगे। पादप यानी कि पौधे जो होते हैं उन्हें अच्छी तरह से आप जानते हैं। एक छोटे से पौधे से लेकर बड़े पेड़ या वृक्ष तक की जो संरचना है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं और इन्हीं के माध्यम से पेड़ पौधे जो है निरंतर गति, वृद्धि, पोषण या विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई कि पौधे और जंतु में अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो आज हम केवल पौधे के ऊतकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पादप ऊतकों की। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल बना के रखी है। इसे अगर आप देख लेते हैं तो आपके पादप ऊतक कंप्लीट आ जाते हैं। तो पादप ऊतकों में सबसे पहले इसे दो भागों में बांटा है, विभज्योतक ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। यानी कि पादप ऊतक जो है इसे निम्न दो भागों में बांटा गया है, विभज्योतक और स्थायी। अब आगे स्थायी ऊतक जो है ये पुनः दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहले का नाम है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। फिर आगे देखते हैं सरल स्थायी ऊतक जो है इसके प्रकार दे रखे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये इसके तीन प्रकार हैं। और जटिल ऊतक जो है इसके निम्न दो उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर आप देखें एक छोटी सी जो टेबल है, यदि इसका यहाँ तक आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपका पादप ऊतक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप पादप ऊतकों में सबसे पहले हम बात करेंगे अब विभज्योतक ऊतक की, यानी कि विभज्योतक ऊतक कहाँ होते हैं। तो विद्यार्थी ध्यान दें, विभज्योतक ऊतक उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो पादप के वृद्धि वाले भाग होते हैं, यानी कि जो निरंतर वृद्धि करते हैं, यानी कि सबसे टॉप का जो शीर्ष भाग होता है उसमें ये ऊतक पाए जाते हैं और उनका कार्य निरंतर विभाजित होकर पेड़ पौधों में आगे वृद्धि करना, यानी कि वृद्धि वाले भाग में पाए जाने वाले ऊतकों को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। यानी कि विभाजनशील कोशिकाएं होती हैं और लगातार विभाजित होती रहती हैं। यहाँ पर आप देखें छोटा सा डायग्राम, ये विभज्योतक ऊतक में सबसे शीर्षस्थ यानी कि एक पादप में विभज्योतक ऊतक की स्थिति क्या रहती है। तो सबसे ऊपर शीर्षस्थ जो विभज्योतक होता है वो शीर्ष भाग पर होता है जो निरंतर प्रगति यानी कि वृद्धि करते हैं। दूसरा बीच का जो भाग होता है वो अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है और इसके बाद का जो भाग है पार्श्व विभज्योतक होता है। यानी कि ये जो विभज्योतक ऊतक है वो पादप में निरंतर विभाजित होकर पादप की वृद्धि को बढ़ाता है। ऐसे ऊतक को हम विभज्योतक ऊतक कहते हैं। तो ये आपके पादप ऊतक के विभज्योतक ऊतक के बारे में छोटी सी जानकारी और इस प्रकार से एक छोटा डायग्राम भी बना हुआ है जिसे आपको नोट्स में भी नोट करना है। और बुक के अंदर भी आपके एक प्याज का क्रियाकलाप दे रखा है जिसे आप देखेंगे दो गिलास या बेलजाम के रूप में से प्याज रखे हुए हैं, उसमें आप देखें दोनों में किस प्रकार से जड़ें बढ़ती हैं और जब उसका शीर्ष भाग काट दिया जाता है तो किस प्रकार से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। उस प्रकार से विभज्योतक को समझने के लिए क्रियाकलाप भी आपके बुक में दे रखा है जिसे आप अच्छे से समझें। तो विभज्योतक ऊतक जो होता है वो पौधे के शीर्ष भाग पर वृद्धिशील वाले भाग पर उपस्थित होता है। इसके बाद बात करेंगे पादप ऊतकों के दूसरे प्रकार में स्थायी ऊतक कहते हैं। अब ये जो विभज्योतक ऊतक है ये जब आगे विभाजन की क्रिया नहीं करता है अर्थात ये ऊतक स्थायी ऊतक में बदल जाता है। यानी कि स्थायी ऊतक जो होते हैं वो विभज्योतक ऊतक से ही बनते हैं और वे कोशिकाएं जो आगे किसी प्रकार का विभाजन नहीं करती हैं यानी कि अब वो स्थायी हो जाती हैं। तो ऐसे ऊतकों को हम स्थायी ऊतक कहते हैं। यानी कि स्थायी ऊतक जो है विभज्योतक से ही बनते हैं, यानी किसी प्रकार से कोई विभाजन नहीं होता है, स्थायी ऊतक कहलाते हैं। अब स्थायी ऊतक को पुनः दो भागों में बांटा है यहाँ पर, पहला है सरल और दूसरा है जटिल। तो यहाँ पर आप समझेंगे जिस प्रकार सरल स्थायी ऊतक का नाम है यानी कि वे ऊतक या ऐसी संरचनाएं जिनका जो सरल विभाजन है यानी कि उनका जो रासायनिक भाग है यानी कि इनकी जो संरचना है वो सरल प्रकार की होती है, इसलिए इनका नाम जो है वो सरल स्थायी ऊतक है। अब सरल स्थायी ऊतक में यहाँ पर तीन प्रकार दे रखे हैं,
आप देखें पहला है पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा जो सरल स्थायी ऊतक है, इसमें इस प्रकार की संरचना दे रखी है। अब यहाँ पर आप देखें इन संरचनाओं में जो विभिन्न प्रकार की जो ये स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, इसमें एक अंतर होता है, बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश कहलाते हैं। और ये पेरेन्काइमा जो सरल ऊतक है वो आधारी पैकिंग का कार्य करती है, यानी कि पादप में जो ऊतक होते हैं उनमें किस प्रकार से एक दूसरे से समाहित रहते हैं, वो पैकिंग जो होती है, आधारी पैकिंग जिसे कहते हैं, वो ऊतक पेरेन्काइमा का होता है। और ये पेरेन्काइमा सरल ऊतक है जिसकी संरचना इस प्रकार से आप देख पाएंगे। दूसरा है कोलेनकाइमा। अब इसमें भी आप देखें इसकी संरचना को यहाँ पर बिल्कुल बता रखा है आपके समक्ष छोटे से डायग्राम में। इसमें कोशिका भित्ति होती है, रसधानी होती है, और कोशिका भित्ति के साथ कोशिका की भित्ति की जो मोटाई होती है वो भी इसके साथ इस रूप में आपको यहाँ बता के रखी है। तो ये जो स्थायित्व यानी कि मजबूती प्रदान करने का कार्य, यानी कि लचीलेपन का जो भाग है, कभी कभी आप देखें पादप में कोई भाग बिना टूटे हुए जो उससे जुड़ा रहता है, यानी कि लचीलापन जो होता है वो इस प्रकार के सरल स्थायी ऊतक से होता है, जिससे पादप के वो भाग मुड़ने जैसे हवा के माध्यम से या झुकता है, लेकिन वो टूटता नहीं, यानी कि मुलायम जो ऊतक होते हैं वो इस प्रकार से इस ऊतक के बने होते हैं, जो सरल स्थायी ऊतक में कोलेनकाइमा का भाग बनाते हैं। इसके बाद आता है स्प्लेनकाइमा ऊतक की बात करें तो ये भी सरल स्थायी ऊतक है स्प्लेनकाइमा। और ये आपने देखा होगा इसका बाहरी जो भाग होता है वो लिग्निन से बना होता है, जिससे कारण वो कठोर अवस्था में भी होते हैं। जैसे कि नारियल के रेशे आप देखें, नारियल के रेशे में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो वो है स्प्लेनकाइमा ऊतक। और ये प्रश्न जो है परीक्षा में आ भी चुका है कि नारियल के रेशे किस सरल स्थायी ऊतक के बने होते हैं, तो उत्तर आपका होगा स्प्लेनकाइमा। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखें सरल जिनकी संरचना, लेकिन कभी कभी इस प्रकार से कठोर वाले भाग भी होते हैं, जैसे लिग्निन वर्ग की परत होती है जिससे कि उसके ऊपर का भाग कठोर हो जाता है, लेकिन अंदर वाले भाग को आप देखें वही मुलायम या कोमल होते हैं, लेकिन इसका बाहरी भाग मतलब सीमेंट की तरह का कार्य करता है, वो है लिग्निन की परत। इसी प्रकार कुछ मरुस्थलीय पादप भी होते हैं जिनके ऊपर भी अन्य प्रकार के रसायनों का आवरण होता है, जिससे कारण वो ऊतक जो है उस प्रकार की कोशिका की सुरक्षा करता है। तो सरल जो स्थायी ऊतक हैं इनके तीन प्रकार पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्प्लेनकाइमा है। इसी प्रकार यहाँ पर अगला जो ऊतक आ रहा है स्थायी ऊतक का दूसरा प्रकार जटिल, जैसे इसका नाम है, यानी कि ये एक या दो से अधिक प्रकार की संरचनाओं से बनता है, इसलिए इसकी संरचना जटिल होती है। जिस प्रकार यहाँ पर सरल है इसी प्रकार यहाँ पर जटिल है, यानी कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो ऊतक हैं वो जटिल प्रकार के, यानी कि दो से अधिक प्रकार की संरचना से बनते हैं, तो जटिल ऊतक है। और इन दोनों में दो उदाहरण हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम को हम संवहन ऊतक भी कहते हैं, यानी कि संवहन बंडल के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, दोनों ही संवहन ऊतक है। अब यहाँ पर आप देखें जटिल क्यों था, इसकी डेफिनेशन को अभी आपने देखा कि भाई इनकी संरचना जो है दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर जाइलम की अगर बात करें तो सबसे पहले जाइलम का पादप में क्या कार्य है, तो इसका प्रमुख कार्य है जल का अवशोषण करना, यानी कि पादप में जल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कार्य है वो जाइलम का होता है। इसके बाद फ्लोएम जो होता है उसका क्या कार्य है, तो फ्लोएम का कार्य है पत्तियों के द्वारा बने हुए भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य। तो जाइलम फ्लोएम एक जल का संवहन करता है, दूसरा खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, दोनों को सामूहिक रूप से हम संवहन ऊतक कहते हैं। और जाइलम जो है वो निम्न 4 अवयवों से मिलकर बनता है, बड़े ध्यान से देखें। जाइलम में वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम रेशे, ये चारों अवयव जो हैं वो जाइलम का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार फ्लोएम की बात करें तो ये भी 4 अवयवों से मिलकर बनता है, जिसमें चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, इस प्रकार से इन्हें हम जटिल ऊतक कहते हैं।
क्योंकि ये दो या दो से अधिक प्रकार के अवयवों से मिलकर बनते हैं, जिनसे इनकी संरचना जो है वो जटिल हो जाती है, इसलिए इन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। दोनों के कार्य हो गए, दोनों की संरचना होगी, चार चार अवयवों से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये पादप उत्तक जो है पादपों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं और पादप कोशिका का कंप्लीट भाग ये जो है पादप उत्तक मिलकर बनाते हैं। तो आज आपने जो बात की है उत्तक किसे कहते हैं? समान संरचना एवं कार्य को करने वाली कोशिका समूह को उत्तक कहते हैं। क्या पौधे और जंतु एक ही प्रकार के उत्तकों से बने होते हैं? तो आपका उत्तर होगा दोनों में अंतर होता है। अंतर के कुछ पॉइंट्स वो मैंने आपको बता दिए, नोट्स के रूप में भी आपको नोट करवा रहा हूँ। साथ में पादप उत्तक के ये जो चार्ट बना हुआ उसको कंप्लीट कर लें और पॉइंट टू पॉइंट जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको मैं नोट्स में भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो अच्छी तरह से आप इसको समझें, अच्छा पढ़ें और साथ में पढ़ते समय किताब का भी अध्ययन करें, जिससे कि उसमें कुछ छोटे छोटे उदाहरण या क्रियाकलाप हैं जिसके माध्यम से आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज ये पादप उत्तक के बारे में पूरा विवरण जो आपको बता दिया है, इसी के नोट्स में आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और लिखें। साथ में जंतु उत्तक जो होगा वो अगले वीडियो और अगले नोट्स के रूप में मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तब तक आप इसका निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद।